हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। जीतू भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या? फंक्शन इज एक टाइप का रिलेशन है जो कि कुछ मशीन की तरह एक्ट करता है। फंक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन विच इज एक्ट एज अ मशीन। तो मशीन हम सबको पता है क्या होता है। मशीन में हम कुछ इनपुट देते हैं, मशीन उसे प्रोसेस करती है और हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके देती है। फोन, लैपटॉप, पीएस, दे ऑल आर मशीन जिसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और हमसे वहाँ से कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे हम यहाँ पे जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया? x। मशीन का क्या नाम है? f। तो मशीन ने उस इनपुट पे प्रोसेसिंग किया और हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके दिया, दैट इज fx। जैसे मैं एक मशीन जनरेट किसी भी टाइप की कर सकता हूँ। मैंने एक मशीन जनरेट करी, चाहे आप उसमें कुछ भी इनपुट दो, वो उसका स्क्वायर आउटपुट दे। अगर आप उसमें 1 इनपुट दोगे तो 1, 2 इनपुट दोगे तो 4, 3 इनपुट दोगे तो 9, 4 इनपुट दोगे तो 16। तो आप किसी भी टाइप की मशीन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसा अगर आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो, मैंने वीडियो में बताया था डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन। कैसा फंक्शन है डिटरमिनेंट? जिसमें आप कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनपुट दोगे तो वो आपको एक रियल नंबर जनरेट करके देगी। तो इट इज ऑल्सो अ मशीन। डिटरमिनेंट इज ऑल्सो अ मशीन, दैट मीन्स डिटरमिनेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन। फंक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ सेट होता है जिससे फंक्शन ए से बी, जैसे फंक्शन कहना चाह रहा हूँ मैं, ए से बी, यानी जिसमें आप इनपुट दे रहे हो दैट इज आर ए सेट, जिसमें आउटपुट्स आएंगे दैट इज आर बी सेट। ए सेट्स में जितने भी इनपुट्स पॉसिबल है वो सारे, बी सेट में जितने भी आउटपुट पॉसिबल है वो सारे। तो ए सेट को हम क्या कहते हैं? डोमेन। बी सेट को क्या कहते हैं? कोडोमेन। और जो आउटपुट्स आ सक रहे हैं, जो आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे किसके अंडर आ जाते हैं? रेंज के अंदर। दैट इज जो इनपुट्स हैं जिनको हम मशीन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज आर इनपुट एक्स। जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा, दैट इज आर रेंज। जिसमें वो आंसर बिलोंग करता होगा, दैट इज आर कोडोमेन। आप ये सब 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बट फिर भी ध्यान से सुनो। तो फंक्शन गोज फ्रॉम ए टू बी। इन 12th क्लास वी हैव डिस्कसिंग ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। जितने भी हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफाइन फंक्शन, आप फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप माइंड में थोड़ी बहुत जनरेट कर सकते हो कि जिसमें मैं कुछ इनपुट दूंगा और कुछ आउटपुट मिलेगा। बट इनपुट देने और आउटपुट देने में एक खास बात है। क्या? अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो हर बारी मुझे एक ही टाइप का आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट दिया तो मशीन ने पहली बारी, यानी फंक्शन ने पहली बारी अपनी मर्जी से स्क्वायर आंसर कर दिया, दूसरी बारी अपनी मर्जी से डबल आंसर कर दिया, तीसरी बार क्यूब आंसर कर दिया। ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से मशीन को सेट किया गया, प्रोग्राम किया गया, हमेशा उसी टाइप से आउटपुट जनरेट होगा। अगर मैंने सेट किया है कि डबल देना है आउटपुट तो डबल देगा, सेट किया स्क्वायर देना है तो स्क्वायर देगा। यानी वो डिपेंड करता है मशीन पे, फंक्शन पे, कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो एक इनपुट से एक ही आउटपुट जनरेट हो सकता है। तो फंक्शन की डिफाइन भी यही हुई। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, दैट मीन्स इनपुट, हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन। तो हमेशा एक इनपुट का, यानी कि अगर मैं ए से कोई भी एलिमेंट पिक कर रहा हूं, दैट इज आर इनपुट, उसका एक ही आउटपुट जनरेट होगा जो कि किस में लाई करेगा? कोडोमेन। और जो आउटपुट आ रहा है, अगर मैं उस सबको कंटेन करके एक सेट फॉर्म करूंगा तो दैट इज आर रेंज। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, रेंज इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बट रेंज वो है जो आउटपुट जनरेट हो सकते हैं। कोडोमेन में सारे नंबर्स जो आउटपुट आ सकते हैं, जो आउटपुट नहीं आए, उन सबका सेट, दैट इज बी सेट को मैं क्या बोलता हूँ? कोडोमेन। और ए सेट को क्या बोलता हूँ? डोमेन। तो डोमेन, कोडोमेन, समझ आ गया? नाउ फंक्शन ए टू बी। सबसे पहले चेक करो कि ये फंक्शन है। ए का आउटपुट ई, बी का आउटपुट एफ, सी का आउटपुट जी, डी का आउटपुट जी। तो इट इज अ फंक्शन। बाय, क्योंकि मैंने क्या बोला? एक इनपुट से एक आउटपुट। हमेशा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया कि ए कभी भी उसे दिखेगा उसको ई बना देगा,
बी दिखेगा उसको एफ बना देगा, सी दिखेगा जी बना देगा, डी दिखेगा उसको भी जी बना देगा। ऐसा नहीं हो रहा कि ए को पहले ई बना दिया, ए को एफ, तो इट इज अ फंक्शन। एक इनपुट से एक आउटपुट, तो वो फंक्शन होगा। अगर मैं इसको ऐसे बना देता, यानी मैं मशीन को कुछ इस तरीके का काम करने को बोलता कि ए से ई, ए से एफ, मशीन ही कंफ्यूज हो जाती कि अब मुझे ए से ई बनाना है, ए से एफ बनाना है, तो मशीन को पता ही नहीं चलेगा, यानी कि वो मशीन ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन ए से बी, अगर हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है तो वो मशीन है, दैट इज इट इज अ फंक्शन। हाँ, ऐसा हो सकता है एक आउटपुट दो इनपुट से आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट से दो आउटपुट आ जाए। अब 12th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स मैक्सिमम फंक्शंस आर गोज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी हम फंक्शन डिस्कस करेंगे सारे रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं मैपिंग, ए से बी पे मैपिंग करा। अब इसका यूज़ क्या है? इसका बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हम यूज़ करते आए हैं, आज भी हम यूज़ करते जा रहे हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरीके के प्लैनेट को अगर हमें स्टडी करना होता है तो पहले हम फंक्शन ही बना के स्टडी करते हैं। एक अपने तरीके से एक प्लैनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसको रियल मैप पे यानी रियल फंक्शन पे मैप कराते हैं। रियल प्लैनेट पे मैप कराते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और बाकी जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स हैं उस छोटे स्केल पे ही परफॉर्म करते हैं, और वो सारे के सारे बड़े स्केल में भी सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मैपिंग करी ए से बी पर, और मैपिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि सारे के सारी चीज़ें चेक करने के बाद, क्या यहाँ पे एडिशन जिस तरीके से वर्क करता है एडिशन वहाँ पे भी वैसे ही वर्क करता होगा, तो कुछ इस तरीके से फंक्शन के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। अभी जो हमें यूज़ पढ़ना है वो सबसे स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है। क्या? अगर मैंने एक मशीन बनाई जो कि ए से बी पे जा रही है, क्या मैं ऐसी कोई मशीन बना सकता हूँ जो कि बी से ए पे जा रही है? बना सकता हूँ, तो कंडीशंस क्या हैं? नहीं बना सकता तो क्यों नहीं बना सकता? ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करने होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। व्हाट इज वन इज वन फंक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन, एंड अनदर वन इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन दोनों है, वन भी और ऑन टू भी, दैट इज इंजेक्टिव भी सर्जेक्टिव भी, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। और वो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, जो कि बात अभी मैंने करी। अगर फंक्शन ए से बी पे जा रहा है तो बी से ए पे भी फंक्शन बनाया जा सकता है। क्या कोई प्रोसेस एक बार फॉलो ऑन हो गया, क्या उसको बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती है जो कि उस आउटपुट को दोबारा से इनपुट में जनरेट कर दे, यानी बी सेट को दोबारा से ए सेट में जनरेट कर दे? यही सीखेंगे आज हम फंक्शंस में। तो फंक्शन इन्वर्टिबल का मतलब ही यही होता है कि ए से बी पे बना रहे हैं तो बी से ए पे भी एग्जिस्ट करता होगा। आगे ढंग से बताऊंगा किस तरीके से। तो एफ इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट, यानी फंक्शन का इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट। अगर फंक्शन बोथ है, वन भी है और ऑन टू भी है, तो अभी तक तो हमें यही नहीं पता वन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वन। एज अ नेम इंडिकेट, वन हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट, एक एलिमेंट एक आउटपुट, एक एलिमेंट एक आउटपुट, तो दैट इज आवर वन फंक्शन। जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का भी 3 का भी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट, तो वन नहीं हुआ। वन एज अ नेम इंडिकेट, एक का एक आउटपुट। डिफाइन कैसे लिख सकते हैं? जितने भी एलिमेंट्स रेंज में हैं उन सब की यूनिक यानी एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन एंड यूनिक इमेज इन, यानी कि हर एलिमेंट, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स डोमेन में प्रेजेंट हैं उन सब का एक ही आउटपुट होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 से भी सेम आउटपुट आ रहा है और 2 से भी सेम आउटपुट आ रहा है। फंक्शन में चल जाएगा बट इट इज नॉट अ वन फंक्शन। सिमिलरली सर्जेक्टिव, व्हाट इज सर्जेक्टिव? ऑन टू फंक्शन इज डिफाइंड एज जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज का मतलब है यानी वो किसी ना किसी इनपुट से जनरेट होने चाहिए, यानी वो किसी ना किसी तरीके से आउटपुट लाए जाने चाहिए। अगर कोई फंक्शन को मैं कोई नंबर को आउटपुट में
जनरेट ही नहीं कर पा रहा, दैट इज नॉट अ कोडोमेन, दैट इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। या क्या डिफाइन में क्या कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज। जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास कोडोमेन में हैं उन सबकी एक, कम से कम एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं और इन्हें बोलते हैं प्री इमेज। 1 2 3 4 आर प्री इमेज ऑफ ए बी सी डी। ए की प्री इमेज 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। तो ये मेरे पास हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, दैट मीन्स कि वो ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे भी देखते हैं ए की 1, बी की 2b और 3b, एक होनी चाहिए कम से कम, 2 है तो चलेगा काम, दैट इज एन ऑन टू फंक्शन। इस क्योंकि ए बी सी की कम से कम एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज आर ऑन टू फंक्शन, दैट इज आर ऑन टू फंक्शन। फंक्शन गोज फ्रॉम ए टू बी। अगर 1 1 भी और ऑन टू भी है उसे हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो दैट इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन एंड दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 1 भी शो करना है और ऑन टू भी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इट इज 1 1 फंक्शन, 1 का 1, 2 का 2, तो इट इज 1 1 फंक्शन। इट इज ऑन टू फंक्शन, हर कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, दैट इज एन ऑन टू फंक्शन। नाउ आई चेक हियर आल्सो, क्या ये 1 1 है, खुद से बताओ, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का भी है, 3 का भी है, तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। हाँ, क्योंकि हर एलिमेंट जितने भी कोड डोमेन में प्रेजेंट हैं उन सबकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, दैट इज आर ऑन टू फंक्शन। नाउ इन्वर्टिबल फंक्शंस, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जितने भी फंक्शंस बाइजेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया 1 1 भी ऑन टू भी, तो अब ध्यान से देखो कि मैं बी से ए पे भी एक फंक्शन बना सकता हूँ, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, जी, जो कि मेरा क्या होगा, एफ इनवर्स। तो जी इज एफ इनवर्स विच गोज फ्रॉम बी टू ए, यानी अब मैंने एक जी फंक्शन बना दिया जो कि ए को क्या कर देगा, 1 आउटपुट, बी को 2, सी को 3, डी को 4। तो इस तरीके से मैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। टॉपिक इतना ही है, टॉपिक अच्छे से समझ लो ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। जितना टॉपिक समझने में डिफिकल्ट होता है उतना ही उसका क्वेश्चन ईजी होता है। नाउ हम जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं 1 1 ऑन टू पे क्लैरिटी के लिए। 1 2 3 एक ए सेट है, बी सेट है, 4 5 6 7। फंक्शन ए से बी पे डिफाइन किया, 1 की इमेज है 4, 2 की है 5, 3 की है 6। क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 की 4, 2 की 5, हर एक की यूनिक इमेज है, दैट इज मीन्स इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्या सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं 4 5 6 7 किसी ना किसी से जनरेट हो सकते हैं? 4 5 6 नहीं, ये 7 तो आउटपुट में आया ही नहीं है, तो यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो दैट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। नाउ अ सेट गोज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड फंक्शन क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर, यानी मैंने मशीन इस तरीके से डिस्क्राइब की है, ड्रॉ की है कि वो क्या कर रहा है, फंक्शन का इनपुट का स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे देगा। 1 का आउटपुट क्या आएगा, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो हर एलिमेंट से यूनिक इमेज मिल रही है, दैट इज मीन्स इट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 है तो इसका मतलब इट इज इंजेक्टिव। क्या जितने भी आउटपुट्स यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स मेरे पास बी सेट में है, क्या वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं? यानी जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास कोड डोमेन में है, क्या उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है? नहीं। कैसे? 3 कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। इनका इसका मतलब इनकी तो प्री इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज मीन्स इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो इसका इनवर्स की भी बात नहीं होगी। नाउ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम फंक्शन गोज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन एज 4x + 3 वेयर r इज रियल नंबर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। मुझे क्या शो करना है कि फंक्शन क्या इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी, और इन्वर्स भी फाइंड आउट करना।
इन्वर्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सिखाएंगे। तो फंक्शन सबसे पहले R टू R डिफाइन कैसे किया 4x + 3। तो सबसे पहले 1 1 शो कैसे करते हैं। 1 1 को शो करने के लिए क्या किया मैंने, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लो इनपुट में। आर्बिट्रेरी का मतलब हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी का मतलब है अगर मैं x1 और x2 पे 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स पे जो चीज शो करना चाहता हूँ वो शो कर दिया तो वो सबके लिए सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि दे आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो दे आर 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2। मैंने मान लिया कि वो दोनों सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, यानी fx1 = fx2। इसका मतलब वो फंक्शन तो 1 1 होगा ही नहीं अगर ऐसा हो गया। और ऐसा नहीं होने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि x1 x2 के इक्वल है, यानी कि जो इनपुट्स हैं वो दोनों बराबर है, यानी कोई भी ऐसे 2 इनपुट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते जिनका आउटपुट सेम हो जाए, ठीक है। तो x1 अगर x2 के इक्वल मैंने शो कर दिया तो दैट मीन्स इट इज एन 1 1 फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया fx1 = fx2, तो 4x1 + 3 = 4x2 + 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। fx1 मैं तो बता देता हूँ fx1 मैंने कैसे लिखा, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया था 4x + 3। अगर मैंने x1 इनपुट डाला तो क्या हो जाएगा 4x1 + 3, x2 इनपुट डाला तो x की जगह क्या आ जाएगा x2, तो 4x2 + 3। सॉल्व करो, देखो क्या x1 x2 के इक्वल आ रहा है। अगर आ गया दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। तो सॉल्व किया तो x1 x2 के इक्वल आ गया। सॉल्व करने के लिए हर प्रोसेस को, हर स्टेप को अच्छे से दिखाना है। कोई भी चीज कट कर रहे हो रीजन बताना है, क्यों कट हो सकता है, क्या वो कट नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आप एकदम मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का, प्योर मैथ्स का एक बेसिक चैप्टर डिस्कस कर रहे हो। तो f इज 1 1 क्योंकि x1 किसके इक्वल आ गया x2 को। नाउ ऑन टू कैसे शो करते हैं। ऑन टू शो करने के लिए क्लास 9th का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, क्लास 11th का थोड़ी सी हेल्प लेंगे। क्या हमने क्लास 11th में रेंज फाइंड आउट करना सीखा। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करूं और देख लूं क्या वो कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं, अगर कोडोमेन के इक्वल आ गई तो दैट मींस दिस फंक्शन इज। अब रेंज फाइंड आउट करना याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। रेंज फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, फंक्शन को सबसे पहले y के इक्वल रखो, चेक करना शुरू करो क्या कोई कंडीशन है जो कि यहाँ पे वायलेट हो रही है। कोई कंडीशन नहीं है तो आगे सॉल्व करो, x को y के टर्म्स में फाइंड आउट करो। जिसको भी फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड पे भेज दो। तो थ्रू 3 को मैंने y - 3 बना दिया, दैट मीन्स राइट साइड पे भेज दिया। तो x क्या आ गया y - 3/4। अब यहाँ पे चेक करो कि y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, यानी y की क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो यहाँ पे मैं पुट नहीं कर सकता, नहीं करती। दैट मीन्स इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा रियल नंबर, यानी y मेरा कोई भी रियल नंबर में बिलोंग कर सकता है। दैट मीन्स रेंज इज रियल नंबर। और कोडोमेन भी क्या था चेक करो, रियल नंबर्स। दैट मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। अब ऊपर क्या शो किया था 1 1 भी है और ऑन टू भी हो गया। अरे वाह, तो ये फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हो गया तो इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इन्वर्टिबल हो गया यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब इन्वर्स होगा क्या, जो भी आप x फाइंड आउट करते हो y की टर्म्स में हमेशा वही आपका क्या बन जाता है इन्वर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्स। x = y - 3/4। अभी मैंने ये x लिखा है लेफ्ट साइड पे, x कभी भी फंक्शन में नहीं लिखते। फंक्शन हमेशा एक वेरिएबल में डिफाइन किया जाता है अगर मैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। तो x क्या हो गया y - 3/4, तो f इनवर्स के y क्या हो गया y - 3/4। ये मेरा इनवर्स आ गया। किसकी टर्म्स में लिखा है y की नहीं, चाहे तो आप इसके x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो ताकि एग्जामिनर आपसे और खुश हो जाए। तो f इनवर्स x इज x - 3/4, दैट इज आर इनवर्स ऑफ फंक्शन fx। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्वेश्चंस देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए जीतू भैया की क्लासेस। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।